नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। और हमारे साथ मौजूद है भारत 24 के एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र और साथ ही फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। आपका स्वागत करती हूं सर द जेसी शो में। और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब से 2014 में सत्ता संभाली तब से एक बड़ा बदलाव भारत की छवि में देखने को मिला और ग्लोबली भारत की छवि बहुत मजबूत हुई। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री की तरफ से एक पॉडकास्ट किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी की रियल लाइफ को कास्ट करने वाला ये पॉडकास्ट, जहां पर 197 मिनट में 195 कंट्रीज को प्रधानमंत्री ने डिप्लोमेसी का एक ऐसा कंटेंट दिया जिसको हर किसी ने लाइक किया है, फिर चाहे वो सुपर पावर अमेरिका हो या फिर चाइना हो। और जाहिर बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस पॉडकास्ट के जरिए कई मुद्दों को छुआ, कई चीजों के बारे में बात की और आज इसी पॉडकास्ट पर चर्चा करेंगे हम द जेसी शो में। आपका बहुत बहुत स्वागत सर एक बार फिर से करते हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात सर, एक आज बड़ा डेवलपमेंट हुआ और 9 महीने 14 दिन बाद भारत की बेटी सुनीता विलियम्स वापस लौट आई हैं, जिसके बाद पूरा देश बहुत रोमांचित नजर आ रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? भारत की बेटी के लौटने पर हार्दिक स्वागत है, हम उनका स्वागत करते हैं। यह सचमुच पूरे देश के लिए एक गौरव, गर्व और रोमांच का विषय है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र लिखकर सुनीता को कहा है कि आप चाहे हमसे हजारों मील दूर थीं, लेकिन देशवासी आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर रहे थे। 140 करोड़ भारतीयों को आपकी इस उपलब्धि पर गर्व है। मैं आपको इन 140 करोड़ लोगों की ओर से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। आप भारत आएं, यह खुशी की बात होगी। और एक कैसा विचित्र संयोग है कि आज वो लौटी हैं फ्लोरिडा में और आज ही गुजरात के महसाना एरिया में, जहां वो बिलोंग करती हैं। बेसिकली ये भी गुजरात से हैं, इनके पिता का कारोबार गुजरात में है। और नरेंद्र मोदी खुद पास में एक गांव जो है वडनगर, वहाँ के रहने वाले हैं। तो आज वहाँ दिवाली ऐसा माहौल है, सुबह से लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। वहाँ पे जो है ये भारतीय मूल की हैं और अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री हैं। भारत के प्रति उनका आज भी बहुत प्यार है, मान सम्मान करती हैं। मैंने सुना कि आज भी उनके मन में ये है कि प्रयागराज का गंगा जल मुझे मिले और भगवत गीता मुझे मिले। तो ऐसी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी उनकी ये इच्छा भी पूरी करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इस अवसर पे राष्ट्र को और सबको बधाई दी है। और इसके साथ ही सबसे दिलचस्प बात यह है कि मस्क ने भी अपना ट्वीट करके कहा है कि हमने वादा निभाया, फंसे हुए यात्रियों को धरती पर लौटाने का वादा निभाया। और एक घटना एक बार फिर से इस बात का संकेत है कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप के जो संबंध है, इस घटना से वो संबंध आगे और मजबूत होंगे। कुल मिलाकर भारत की बेटी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। सर, आपका जो शो है जेसी शो, उसकी हेडलाइन है नमो द ग्लोबल स्टेट्समैन। सर, इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि वंस अगेन नरेंद्र मोदी हैज प्रूव्ड दैट ही इज़ द रियल ग्लोबल स्टेट्समैन, ग्लोबल लीडर। ही इज़ रीडिफाइनिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी। और संसार के अधिकांश राष्ट्र जो हैं, बल्कि पूरा संसार जो है, आज मोदी को ग्लोबल लीडर मान चुका है। अभी पूर्णिमा ने कहा कि 195 देशों में यह शो देखा जा रहा था। और इस शो में जो है नरेंद्र मोदी रियली स्पोक लाइक ए वेरी मैच्योर एंड विजनरी लीडर हु हैज़ ए क्लियर माइंड एंड रोड मैप इन हिज माइंड अबाउट इंडिया 2047 विकसित भारत जिसे हम कहते हैं। और ग्लोबल लीडर की बात अगर करें तो आज मोदी की गिनती इन 3 बड़े नेताओं में होती है, दैट इज़ ट्रम्प, चाइनीज़ प्रेसिडेंट एंड टू सम एक्सटेंट पुतिन। लेकिन इन 4 में अगर वर्गीकरण किया जाए और जो लोकप्रियता का पैमाना है, जो जनसंख्या है और जो मोदी प्रशंसक हैं और मोदी की जो उपलब्धियां हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मोदी ग्लोबल लीडर की दौड़ में, ग्लोबल स्टेट्समैन की दौड़ में शायद आज 1 नंबर पे हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। इसलिए ये कहा जाता है कि मोदी इज़ नाउ ए रियल ग्लोबल स्टेट्समैन। दिस इज़ ऑल। सर, फेमस पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन द्वारा जो प्रधानमंत्री मोदी का ये पॉडकास्ट किया गया है, लगभग 3 घंटे 14 मिनट का है। लेकिन इसका सर ओवरऑल एक मैसेज क्या है जो सबके जहन में है? ओवरऑल इसका मैसेज, सबसे बड़ा मैसेज इसका ये है कि इट्स ए न्यू शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल मीडिया टू न्यू मॉडर्न चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। और दूसरा ये कि नरेंद्र मोदी 21वीं सदी के प्रधानमंत्री हैं।
नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को बदल लेते हैं, नए कम्युनिकेशन के साथ अपने आप को एकोमोडेट करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं। दूसरा इसमें ये है कि ये शेयर्ड कैंडिड रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज चाइल्डहुड, एजुकेशन, पॉलिटिकल जर्नी एंड लीडरशिप एंड आल्सो पेड हाई ट्रिब्यूट्स हिज लेट मदर एंड फादर, आपने देखा होगा। फिर आगे चल के दिस इंटरव्यू आल्सो ऑफर्स ए ग्लिम्प्स ऑफ हिज पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी and his commitment, his aspirations about India to convert India into a very high developed nation, जिसे आगे जाके हम कहते हैं। तो ये सारा जो है ना एक व्यू इस तरह से उनके सामने है वहाँ पे। और एक दूसरा इसका मैसेज ये है कि जो एंकर्स हैं बड़े बड़े चैनल्स के जो हैं, ही इज़ वर्चुअली एबॉलिश्ड और डिमोलिश्ड द मोनोपोली और एम्पायर ऑफ टॉप एंकर्स हु आर रूलिंग द रोस्ट। और अब जो है एंकरिंग की दुनिया नरेंद्र मोदी ने बदल दी है। नरेंद्र मोदी के मीडिया वर्ल्ड में नाउ नो वन इज़ इंडिस्पेंसेबल। और जहाँ तक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात हम कर रहे थे, इसमें जो है तो मोदी ऑलवेज बिलीव्स दैट नो लीडर कैन प्रोग्रेस विदाउट ए पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। महात्मा गांधी सावरकर की आइडियोलॉजी अलग थी, विचारधाराएँ अलग थी, दिशा अलग थी, लेकिन आइडियोलॉजी कॉमन थी कि भारत को आज़ाद करना है। तो नरेंद्र मोदी की जो आइडियोलॉजी है उसको उन्होंने, उनका जो दर्शन है, वैचारिक दर्शन है, साहित्यिक दर्शन है, राजनीतिक दर्शन है, उसको उन्होंने इस इंटरव्यू में बहुत अच्छे से पूरे संसार के सामने, भारत के सामने नहीं, पूरे संसार के सामने प्रस्तुत किया है। तो बेसिकली दीज आर द प्रिंसिपल मैसेजेस ऑफ दिस इंटरव्यू। सर, आखिर कौन है ये लेक्स फ्रीडमैन और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे यूएस मीडिया से केवल इन्हीं को चुना? एक सवाल ये भी कि आखिर इस पूरे प्रोसेस में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरप्राइज एलिमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, बेसिकली नरेंद्र मोदी वांट्स टू प्रमोट यंग टैलेंट। पहले कामत को दिया था 38 ईयर ओल्ड, अब इसको दिया है 42 ईयर ओल्ड। 83 का बर्थ है, 15 अगस्त का, रशियन मूल के हैं। देखिए, फिर वहाँ से शिकागो चले गए, अमेरिका में रहे, वहाँ पे इंजीनियरिंग और इसमें सारा जो है कंप्यूटर एंड ऑल दिस एआई के अंदर जो है उन्होंने डॉक्टरेट किया, पीएचडी किया, वहाँ पे एक विद्वान बने, एक संपादक बने। और रही बात इसकी कि जो आपने एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ का, उससे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि व्यक्ति जो है बहुत बड़े बड़े लोगों का पहले इंटरव्यू कर चुका है। ये मस्क का कर चुका है, ट्रंप का कर चुका है, इजरायली प्राइम मिनिस्टर का कर चुका है। तो ये अपने आप में जो है एक व्यक्ति अपने आप में एस्टेब्लिश एडिटर है, एस्टेब्लिश जर्नलिस्ट जिसे कहते हैं, वो ये व्यक्ति है। तो इसी व्यक्ति को चांस मिला है यहाँ पे। और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ की बात तो ये है कि ये तो अद्भुत है नरेंद्र मोदी की कार्यशैली जो है। और बहुत सारे राष्ट्रों के मीडिया सर्किल में अब इस बात की उत्सुकता है कि नरेंद्र मोदी का नेक्स्ट पॉडकास्ट सरप्राइज़ क्या होगा। और सच पूछा जाए तो संसार के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, आप कह दीजिए अमेरिका के, रशिया के, ब्रिटेन के, उनमें ये जिज्ञासा और प्रतिस्पर्धा होगी कि अगला पॉडकास्ट नरेंद्र मोदी का कौन करता है, क्या कोई भारतीय पत्रकार करता है या कोई अंग्रेज़ करता है। तो कुल मिला के जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ है ये अद्भुत है। और वी आर कीपिंग और फिंगर क्रॉस कि नेक्स्ट पॉडकास्ट किस तरह से सरप्राइज़ के रूप में हमारे सामने आता है। सर, क्या ये पॉडकास्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटरनेशनल ब्रांडिंग में एक मील का पत्थर बनेगा? ऑफ कोर्स, आप देखिए ना, 195 197 देशों में सुना जा रहा है। वो तो ग्लोबल लीडर ऑलरेडी हैं, इंटरनेशनल ब्रांडिंग उनका ऑलरेडी है। इट हैज़ फर्दर स्ट्रेंथन्ड हिज इंटरनेशनल ब्रांडिंग, जिसे हम कहते हैं। आज पूरे संसार में पिछले 3 दिन से नरेंद्र मोदी की चर्चा है, एक इंटरव्यू की चर्चा है। आप देखिए, रशिया में चर्चा है, चाइना में चर्चा है, यूएस में चर्चा है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, इट हैज़ फर्दर स्ट्रेंथन्ड द इंटरनेशनल ब्रांडिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सर, ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर प्रधानमंत्री मोदी के इस इंटरव्यू या पॉडकास्ट के बाद क्या आपको लगता है कि एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा? उसका कारण क्या है कि नरेंद्र मोदी इसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, पलड़ा उधर भारी हो जाता है। और उन्होंने ट्रंप के उस सोशल मीडिया को ज्वाइन कर लिया है, ट्रुथ को जो है। और नरेंद्र मोदी खुद के करोड़ों लोग हैं, आप देखें, जुड़ेंगे वहाँ पे। तो हो सकता है कि मस्क के जो लोग हैं वो थोड़ा कम पड़ जाएं और ट्रंप वाला जो है सोशल मीडिया जो हैंडल है वो आगे बढ़ जाए। तो क्या है कि नरेंद्र मोदी इज़ ए बैलेंसिंग फैक्टर देयर आल्सो। तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि नरेंद्र मोदी के ट्रंप के इस ट्रुथ को ज्वाइन करने के कारण से शायद ट्रंप का ये जो है सोशल मीडिया एंगल ये मस्क से आगे निकल जाए, ऐसा सोचा जा रहा है। सर, एक ही सिटिंग में इतने सारे संवेदनशील मुद्दों पर 3 घंटे 14 मिनट का ये इंटरव्यू, और शायद ही पहले ऐसे ग्लोबल लीडर होंगे नरेंद्र मोदी जिन्होंने इन वन गो इतना बड़ा इंटरव्यू दिया। तो वो हमेशा की तरह एक सवाल कि क्या थकते नहीं है नरेंद्र मोदी? सचमुच
एक चमत्कार है नरेंद्र मोदी। वो थकते नहीं हैं, वो रुकते नहीं हैं। मेडिकल साइंस ये कहती है कि आपको पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ कोई आपको इंटरव्यू करना है, जो नरेंद्र मोदी करते हैं, तो 7-8 घंटे की स्लीप कंपलसरी है। मोदी ने झुठला दिया इस धारणा को। वो 3-4 घंटे सोते हैं और कितना कमिटेड, कितना फोकस इंटरव्यू दिया उन्होंने, और आपने देखा कि फिर उनके चेहरे पे ग्लो कैसा था। तो वाकई इस मामले में तो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना बहुत मुश्किल है कि नरेंद्र मोदी क्यों थकते नहीं, एक आम ह्यूमन बीइंग की तरह वो क्यों थकते नहीं हैं, क्यों रुकते नहीं हैं। पर सच ये है कि वो रुकते नहीं हैं और थकते नहीं हैं। जेसी सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस पॉडकास्ट इंटरव्यू पे अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कोई होड़ सी चल रही है? कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट। आप देखिए, ट्रंप ने तो इमीडिएटली शेयर किया उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, बड़ी बात थी। उसके तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर चाइना ने अपना रिएक्शन दिया। देखिए आप, ये हैं, चाइना नॉर्मली इतनी जल्दी रिएक्शन देता नहीं है, और ख़ासकर इंडिया के बारे में जो थोड़ा सा सेंसिटिव रिलेशनशिप है। लेकिन उन्होंने देखा कि चूँकि ट्रंप ने कर दिया, हम क्यों पीछे रहें। इस भावना के साथ उन्होंने इमीडिएटली जो है ना अपना एक बाकायदा बयान जारी किया, मोदी की तारीफ़ की, और सब कुछ हुआ। तो टू सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ हिडन कंपटीशन बिटवीन द टू बिग नेशंस, और ये सब हुआ। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को साहसिक व्यक्ति बताया था जो अपने फैसले खुद से लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस टिप्पणी के मायने क्या है? मायने ये है कि नरेंद्र मोदी को इंटरव्यू देते इसमें घटना याद आ गई 2019 की। वो गए थे ह्यूस्टन टेक्सास में, वहाँ हाउडी मोदी जो समारोह था, 1 लाख लोग वहाँ इकट्ठे थे। अमेरिका जैसे देश में 1 लाख लोगों का जुटना ही अपने आप में अद्भुत बात थी। ट्रंप भी थे, दोनों ने अपने अपने भाषण दिए। जब नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तो ट्रंप नीचे बैठ के सुन रहे थे। तो मोदी आभार मानते हैं ट्रंप का, उनका कितना बड़प्पन है कि मैं बोल रहा हूँ, नीचे बैठ के सुन रहे हैं। फिर नरेंद्र मोदी भाषण ख़त्म करके नीचे आए, तो जनता चूँकि जुड़े रहते हैं, मोदी जनता के बीच जाने की उनकी एक आकांक्षा रहती है, आह्वान रहता है। तो ट्रंप से उन्होंने कहा कि अगर आपको ऐतराज़ नहीं हो तो चलो एक चक्कर लगाते हैं स्टेडियम में। अब आप सोचिए कि अमेरिकन राष्ट्रपति अचानक सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को तोड़ के हाथ पकड़ के नरेंद्र मोदी साथ ऐसे चला जाए तो असंभव था। लेकिन तुरंत फैसला लिया ट्रंप ने, मोदी की हामियाँ भरी, उनका हाथ पकड़ा और चक्कर लगाया। सारा सिक्योरिटी हैरान थी। तो नरेंद्र मोदी को इस घटना ने टच किया उनके दिल को, और उन्होंने कहा ये जो है ट्रंप है, साहसिक व्यक्ति है, ये अपने फैसले खुद करता है। तो ये बैकग्राउंड था इसका, विच इज़ लार्जली करेक्ट। ट्रंप ऑफ कोर्स पॉजिटिव नेगेटिव एक अलग इशू है, लेकिन साहसिक व्यक्ति है और फैसले करते हैं। फैसले गलत हो सकते हैं लेकिन फैसले करते हैं वो। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पॉडकास्ट में कहा कि ट्रंप एंड आई पुट नेशन फर्स्ट एंड दिस इज़ हाउ वी कनेक्ट। इसके क्या मायने हैं? ये सच है। उन दोनों के बीच जो तारतम्यता के तार हो सकते हैं, एक बड़ा तार यही है कि एक खास प्रकार का राष्ट्रवाद उनके मन में हिलोरें लेता है, नरेंद्र मोदी के मन में भी और उनके मन में भी। और उनको ये बात आपस में एक दूसरे को अच्छे से मालूम है। इसीलिए कई बार देखा है कि संवेदनशील विषयों में भी ट्रंप कुछ कहते कहते रुक जाते हैं नरेंद्र मोदी के भारत के साथ। एक खास तरह का रिश्ता, एक मानसिक लगाव को, एक आत्मीयता जो है वो दोनों के बीच है। और उसका मुख्य कारण ये है कि दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति इस बात का आदर है कि दोनों व्यक्ति अपने अपने राष्ट्र को समर्पित है, इंडिया फर्स्ट, यूएस फर्स्ट। और अभी देखिए तुलसी आई थी तो उन्होंने भी, यहाँ जो उनकी हैं इंटेलिजेंस चीफ हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं खुद एग्री करती हूँ कि ये जो है एक बहुत बड़ा कनेक्ट है मोदी और ट्रंप के बीच। सर, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाहों में या उनके एनालिसिस में, उनकी समझ में ट्रंप का पुराना कार्यकाल और ये कार्यकाल में फ़र्क क्या है? बेसिक फ़र्क मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी शायद ये महसूस करते हैं कि दूसरा कार्यकाल जो है इसमें ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, वो ज़्यादा फोकस्ड हैं वो, और उनका रोड मैप पहले से ज़्यादा क्लियर है इसके अंदर, ऐसा वो महसूस करते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस ये है इस कार्यकाल में कि वो फोकस्ड हैं बिल्कुल पहले की तुलना में, समय कम है उनके पास, काम करने के लिए ज़्यादा हैं। और एक दूसरी बात उनको ये लगा, खासकर प्रधानमंत्री को लगता है कि जो टीम है ट्रंप ने बहुत अच्छी बनाई है, अपनापन है टीम के अंदर, एक टीम वर्क है, कोई गुटबाजी या कोई उस तरह का नहीं है जैसे कई देशों में रहता है इस तरह का जो है। मोदी इससे प्रभावित हैं। मोदी जी कहते हैं कि भाई मैं मिला वहाँ पे, मस्त से मिला, फिर तुलसी से मिला, फिर विवेक जी उनसे मिला, एक ऐसा लगा परिवार के लोगों से मिल रहा हूँ। और मस्त से मोदी जी का पुराना रिश्ता है, तो सब लोग जब मोदी जी से मिलने आए, सब लोग तो परिवार के साथ मिलने आए। तो नरेंद्र मोदी इस बात से बहुत प्रभावित हैं। लेकिन उसका रेप्लिका, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ आपको पीएमओ में दिखाई देता है। पीएमओ में भी इस तरह का परिवार का सा माहौल है। नरेंद्र मोदी की टीम बहुत ही अलर्ट और बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो ये भी एक फैक्टर है
वहाँ का प्रेसिडेंशियल हाउस और यहाँ का पीएमओ, इनकी वर्किंग में कुछ एक रूपता जैसी है, परिवार जैसी एक रूपता, रिजल्ट ओरिएंटेशन की एक रूपता। तो ये बेसिक फ़र्क हैं जो नरेंद्र मोदी को दिखाई दिए ट्रंप के पहले शासन में और ट्रंप के दूसरे शासनकाल में। सर, आखिर कुछ तो है जो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है विपरीत परिस्थितियों में भी। तो आपको इसका बेसिक फैक्टर क्या दिखता है? बेसिक फैक्टर ऐसा है कि एक दूसरे के प्रति, ये बात आपने सही कहा, कुछ तो है, मिस्ट्री है, एक तरह से ह्यूमन मिस्ट्री कह सकते हैं आप इसको। लेकिन जब अगर थोड़ा सा इसकी व्याख्या करते हैं तो एक तो मैंने आपसे कहा कि राष्ट्रवाद एक कारण है, दूसरा क्या है कि दोनों अपने अपने देशों के बहुत बड़े राष्ट्र नायक हैं, तीसरा कारण ये कि दोनों के पोलराइज्ड जिसे कहना चाहिए वो कॉन्स्टेंसी है, यहाँ मान लो 20 करोड़ हैं, वहाँ 5 करोड़ होंगे। तो और चौथी बात, ट्रंप को भी लगता है कि जो लीडर होता है, इसको लीडर कहते हैं, लीडर केवल इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री चुन के आ गया आप, लीडर इसलिए जो जनता के दिलों पर राज करता है। तो उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जनता के दिलों पर राज करते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण से वो बंधे हुए हैं और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी कटुता नहीं आती है। अब देखिए टैरिफ का मामला है, माहौल कटुता का रहता है। नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी बात की, उन्होंने बात की और साहस देखिए, नैतिक साहस, करेज एंड कन्विक्शन नरेंद्र मोदी सरकार का, कि कल संसदीय समिति में कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा कि यह कहना गलत होगा कि ट्रंप के दबाव में हमने अमेरिका से आयात किए वाले सामान पे हमने टैरिफ हटा दिया। हमने कोई नहीं घटाया, टैरिफ ने हटाया। अभी जो है टैरिफ के फैसले जो है उदार नीति हमारी और जो हमारा उद्योग है, लोकल जो इंडस्ट्री है, उसके जो इंटरेस्ट हैं उनको बैलेंस करके हम डिसाइड करते हैं दैट वे जो है। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो उनको जोड़ती हैं। तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी दोनों के जो बेसिक लव एंड अफेक्शन है, अंडरस्टैंडिंग है, एक कहना चाहिए जैसे बॉन्डिंग है, वो इंटैक्ट है। सर, इस इंटरव्यू में संयुक्त राष्ट्र संघ के घटते रोल के बारे में आखिर क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और क्या इस विषय पर ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार एक जैसे हैं? एब्सोल्युटली, दे आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। इन लोगों का मानना है कि जितने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं खड़ी की थी, ज़्यादातर अमेरिका के सहयोग से, यो मानिए, तो वो क्या है कि अपना रोल नहीं निभा पाई, उनमें चार्म नहीं रहा, उनमें कहना चाहिए चार्म नहीं रहा, एक तरह से वो जो एक फायर होती है वो उसमें क्रिएटिविटी वो नहीं रही, और ये संस्थाएं थी जो रोल इनको दिया गया था उसको अदा नहीं कर पाई। इसीलिए आपने देखा है कि ट्रंप का मन भी उठ गया है, यूएनओ से, यूएनओ के संस्थानों से, WHO कम हुआ है, USAID कम हुआ है। तो कुल मिला के एक आम सहमति है दोनों राष्ट्रों के बीच में कि ये संस्थाएं अपना रोल ठीक से नहीं निभा पा रही हैं। रोल ठीक से होता है, अगर कोई राष्ट्र गलत कर रहा तो उसे ठीक करना, उस राष्ट्र को, गलती वाले राष्ट्र को रेगुलेट करने के काम में संस्थाएं फेल हैं, तो फिर इनका क्या फ़ायदा है। तो शनय शनय विचारधारा पनप रही है मोदी और ट्रंप के मन में कि इन संस्थाओं को रिवैम्प किए जाने की आवश्यकता है या इनको ख़त्म किए जाने की आवश्यकता है। सर्टनली ए कॉशियस कॉल हैज़ टू बी टेकन ऑन द फ्यूचर ऑफ दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सर, अभी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का जब भारत दौरा था तो उस समय एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ में एक लीडरशिप स्थापित की, और ये इंडो पैसिफिक इलाका बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे सिक्योरिटी हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो। एक बार फिर अपनी लीडरशिप स्थापित करना आप कैसे देखते हैं सर? बिल्कुल फैक्ट है। आई थिंक स्लोली इज एमर्जिंग एज ए पावरफुल लीडर ऑफ इंडो पैसिफिक। अब न्यूजीलैंड एक बड़ा राष्ट्र है, उसके प्रधानमंत्री ने आकर के क्या कहा आप देखिए, उसने कहा कि हम अपने हितों के लिए, न्यूजीलैंड अपने हितों के लिए भारत की ओर देखता है, नरेंद्र मोदी की ओर देखता है। इंडियन ओशन में हमारे जो इंटरेस्ट हैं और नरेंद्र मोदी उसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो डिफेंस पैक्ट साइन किया उन्होंने, सिक्योरिटी कोऑपरेशन साइन किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात अलग से चल रही है। और नरेंद्र मोदी की एक ही सोच है, सबकी सोच है। राष्ट्र क्या चाहते हैं? ये राष्ट्र चाहते हैं कि चाइना की दादागिरी नहीं रहे और आपका जो ग्लोबल साउथ है, साउथ चाइना सी है, इनमें फ्री मूवमेंट रहे सब लोगों का, हर राष्ट्र की संप्रभुता रहे, राष्ट्र की सॉवरेनिटी का सम्मान हो, बस यही चाहते हैं सब लोग जो है। तो उसमें नरेंद्र मोदी इज एमर्जिंग एज ए वोकल वॉइस, एज ए लीडर ऑफ ऑल दीज कंट्रीज। सो न्यूजीलैंड इज़ द लेटेस्ट एडिशन, हम ऐसा कह सकते हैं। सर, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर के एक सामूहिक प्रयास किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, पुतिन द्वारा और ट्रंप द्वारा, लेकिन इन प्रयासों को सफलता कब मिलेगी? अब तो ऐसा लगता है कि युद्ध विराम शायद एक कदम दूर है। 2 घंटे से ज़्यादा ट्रंप और पुतिन के बीच बात होने की खबर है। मोटे तौर पे तय हुआ कि 30 दिन का युद्ध विराम किया जाए अभी पहले चरण में। फिर पुतिन ने आश्वासन दिया, दोनों ने आश्वासन दिया कि आगे चल के हम इसको परमानेंट सीज़ फायर में जो है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो बहरे लिए तय हुआ है पहले चरण में कि एनर्जी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इनको बमबारी से युद्ध से मुक्त रखा जाए और यहाँ पूर्ण युद्ध विराम रहे। बाकी क्षेत्रों में बमबारी हो सकती है,
फिर कैदियों की अदला बदली पे सहमति बनी, 175 करके कैदी जो है आपस में आएंगे, इधर उधर जो जाएंगे जो है। तो इस प्रकार से क्या है कि एक सहमति इस तरह की बनी है। लेकिन दूसरी तरफ जो है, जो जेलेंस्की हैं, जो वहाँ के राष्ट्रपति यूक्रेन के, वो बहुत दुखी हैं। वो इस बात से दुखी हैं कि शांति प्रोसेस में वार्ता में उन्हें शामिल नहीं किया गया है। तो उन्हें कहना है कि यूरोपीय देशों को कम से कम वार्ता की मेज़ पे होना चाहिए था। यूरोप की सुरक्षा आप डिस्कस कर रहे हैं तो यूरोप के लोगों को वहाँ होना चाहिए जो है। उनका ये भी कहना है कि भाई पुतिन के दबाव में जो है मनमाने फैसले हो रहे हैं और ट्रंप जो है उनकी हर बात जो है मानते जा रहे हैं। अब ये सुना है कि शायद नाटो कंट्रीज़ को भी अमेरिका अब मदद नहीं करेगा आगे जैसे पहले करता है, विचार अलग से चल रहा है। लेकिन अब जो समझौता हो रहा है यूक्रेन रूस के बीच में, तो इसमें बहुत बड़ा बंदरगाह है, एकमात्र बंदरगाह है यूक्रेन का जो है। तो अब उस बंदरगाह का कब्ज़ा जो है रशिया ने ले लिया यूक्रेन से। तो ट्रंप की इच्छा ये है उसमें कि वो जो बंदरगाह का कब्ज़ा है जो यूक्रेन का था वो रूस के पास ही रह जाए। तो इस तरह कुछ सिचुएशन वहाँ पे चल रही हैं कुल मिला के। तो कुछ राष्ट्रों में ऐसी नाराज़गी है, इन राष्ट्रों में जो है। लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा लगता है कि अब ये युद्ध विराम जो है हो सकता है होने के कगार पे है, ऐसा लगता है। सर, पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बातचीत की गई और उनकी तरफ से कहा गया कि जब जब हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बदले में हमें मिला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड बिट्रेयल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की पीड़ा को आप किस तरह से देखते हैं? एब्सोल्युटली, कंट्री शेयर्स इज मन की पीड़ा, वी ऑल शेयर इज मन की पीड़ा। नरेंद्र मोदी बेसिकली मीनिंगफुल आदमी हैं, शांति चाहते हैं, क्योंकि उनके पहले से मानना ये कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं है। वो तो सब जगह कह रहे हैं। लेकिन ये सच है कि जब जब वार्ता आगे बढ़ी तो पाकिस्तान ने बिट्रे किया और आप देखिए कि प्रॉक्सी वॉर को जो है लॉन्च किया, जिसे कहना चाहिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। और एक्चुअल बात क्या है, पीड़ा की बात यह है कि जो भी आतंकवाद है दुनिया में, उसकी जड़ कहीं न कहीं पाकिस्तान में आपको दिखाई देती है। अब बिन लादेन है, कहाँ मारा गया उसको? पाकिस्तान में। शरण किसने दी थी? पाकिस्तान ने। तो ये मन की पीड़ा है कि पाकिस्तान कब सुधरेगा। और दूसरा एक बात और है, पाकिस्तान की सब बातों से परेशान होकर अब शायद नरेंद्र मोदी अमित शाह का मन बन रहा है कि अब इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है इसको ले लो। पिछले कुछ समय से विदेश मंत्री के जो बयान आ रहे हैं उनसे ऐसा लगता है कि शायद मन बन चुका है। अब ये कब करेंगे उस ऑपरेशन को, ये वक्त बताएगा। तो पाकिस्तान को कीमत चुकानी पड़ेगी इन सब बातों की, क्रॉस टेररिज्म और इन सब बातों की। अब मतलब काफ़ी निर्णय लेने के कगार पे भारत सरकार मुझे लगता है कि आ गई है कि ये इलाका हमारा खोया हुआ इलाका बहुत लंबे समय से, अब इसको वापस हम ले लेते हैं। तो कुल मिला के पाकिस्तान के बारे में नरेंद्र मोदी का जो मन है, जो हर्ट फील करते हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। वी ऑल शेयर दिस सेंटिमेंट। सर, इस पॉडकास्ट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को लेकर जो पॉजिटिव टिप्पणियां की, जो बातें कहीं, उसके जवाब में चीन ने क्या कहा और क्या आप इसे भारत और चीन की दोस्ती में एक और बढ़ते हुए कदम के तौर पर देखते हैं? इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। देखिए, पहला यह, नरेंद्र मोदी ने कहा वी आर ट्राइंग टू रेस्टोर प्री 2020 पोजीशन विद इन ब्रैकेट ऑन बॉर्डर एंड ऑल, आप देख रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि चाइना के साथ स्पर्धा हो, संघर्ष नहीं। कंपटीशन शुड नॉट बी अलाउड टू कन्वर्ट इनटू कन्फ्रंटेशन एट एनी कॉस्ट। और तीसरा, फिर देखिए, चाइना ने कहा है कि चाइना वेलकम्स पॉजिटिव कमेंट्स ऑफ नरेंद्र मोदी ऑन चाइना। कितनी बड़ी बात है। चौथा, चाइनीज़ जो एम्बेसडर है जहाँ, वो ये कह रहे हैं कि 75वीं वर्षगांठ आ रही है नेक्स्ट डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड इंडिया नेक्स्ट मंथ जो है। तो उनका कहना है कि हाथी और ड्रैगन की दोस्ती है, वो आगे बढ़ेगी जो है, ये जो टेंगो है ये सक्सेस होगा। और इसी में संसार का भला है कि दोनों विकासशील राष्ट्र हैं, सबका भला इसी में है कि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ें। जब ये दोनों देश आगे बढ़ेंगे तभी संसार आगे बढ़ेगा। दोनों देशों को ही एक दूसरे के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि चाइना के रिश्ते कोई आज के थोड़ी हैं, सदियों पुराने हैं। सदियों से चाइना और भारत एक दूसरे से सीखते रहे हैं आपस में। एक ज़माना था वर्ल्ड की 50% GDP थी केवल 2 देशों के पास थी, चाइना और इंडिया के पास। तो पलट के जो चाइनीज़ स्पोक्स पर्सन है उसने बड़ा अच्छा कहा कि हम इस पॉजिटिव का स्वागत करते हैं और हम ये आशा करते हैं कि संवाद और सहयोग हमारे बीच में बढ़ेगा और आगे बढ़ के इस संभाग में इस पूरे जो है ऑर्बिट है जो, इसमें दोनों राष्ट्र मिलकर चलेंगे, मिलकर प्रगति करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ चाइना ने आगे बढ़ने की बात कही है। सर, क्या चाइना और भारत के जो संवेदनशील संबंध हैं उसमें इस पॉडकास्ट का भी कोई रोल देखते हैं? हाँ, है रोल इसका। एक्चुअली इट हैज़ प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी
to both the nation to share their viewpoint or their views on certain sensitive issues. So you can conclude that it's some sort of a new beginning or a new chapter in Indo-China relationship, and credit of course goes to the opening batsman, that is Narendra Modi. इंडिया में सर अभी 2 दिन पहले तुलसी गबार्ड जो कि यूएस इंटेलिजेंस हेड है, उनके साथ साथ 20 देशों के जो इंटेलिजेंस हेड है वो भी आए हैं। तो एक तो तुलसी की इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं, और क्या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी सक्सेस प्रधानमंत्री मोदी की है? बिल्कुल है, कहाँ जुड़ते हैं इतने लोग, इन देशों के लोग कहाँ आते हैं भारत में। न्यू दिल्ली आफ्टर न्यूयॉर्क, संसार के सारे लोग आने लग गए हैं। अब देखिए 20 कंट्रीज़ के स्पाई चीफ्स यहाँ पे थे, वो तुलसी खुद वहाँ पे थी, आप देखिए, और कितने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट डिस्कस हुए, काउंटर टेररिज्म और इंटरनेशनल जो इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस है उन टेरर एंड ऑल, उसको शेयर करने की बात है। तो इंडिया इज़ प्लेइंग ए सेंट्रल रोल। तो यहाँ के राजनाथ सिंह से मिली आकर के, प्रधानमंत्री से मिली, प्रधानमंत्री ने गिफ्ट डिप्लोमेसी है जो प्रधानमंत्री की, तो उन्होंने जो है उनको वो भेंट किया, गंगा जल वहाँ पे जो है भेंट किया। तो सारा ही है, उनकी यात्रा इम्पॉर्टेंट थी। और ये जो कॉन्क्लेव हुई है ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि रायसीना जो था कॉन्क्लेव उससे एक दिन पहले हुई है। और रायसीना में क्या 125 देशों के 3500 प्रतिनिधि आए हुए हैं, एक बड़ा अवसर है यहाँ पे जो है। इसी पे जो है वो शशि थरूर भी बोले हैं कि भाई मैं अपनी गलती मानता हूँ, और नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है, डिप्लोमेसी है यूक्रेन और इस पर मैं उनके साथ हूँ, और उनका मतलब सम्मान करता हूँ या उनकी तारीफ़ करता हूँ, दैट वे जो है। तो ये उसका आना, इंटेलिजेंस चीफ का यहाँ पे आना एक बड़ी घटना है। इससे भारत की सारी इंटेलिजेंस चीफ एजेंसी जुड़ती हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन बनता है, और आगे जाके सारे संसार की जो टेरर की जो इन्फॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस है, वो वहीं रहती है अमेरिका में, क्यों 18 खुफिया एजेंसियों की चीफ हैं ये। तो भारतीय खुफिया एजेंसीज को इससे सपोर्ट मिलेगा। तो एक बड़ी घटना है, और कह सकते हैं इसको नरेंद्र मोदी की एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और डिप्लोमेटिक सक्सेस है ये। सर, इस्लामिक टेररिज्म पाकिस्तान और बांग्लादेश के संदर्भ में क्या कहा तुलसी ने? तुलसी ने यही कहा कि इस्लामिक टेररिज्म को ख़त्म करना है, ग्लोबली ख़त्म करना है, पाकिस्तान में ख़त्म करना है। और बांग्लादेश के बारे में तो उन्होंने कहा कि वहाँ जो माइनॉरिटीज़ पे जो हो रहा है, मतलब इनडायरेक्टली हिंदुओं पे जो अत्याचार मंदिरों के सब हो रहे हैं, तो शी इज़ क्वाइट कंसर्न। उन्होंने कहा हमारा देश कंसर्न है। और पिछली बार भी ट्रंप ने कहा था कि वहाँ का मुद्दा मैं नरेंद्र मोदी पे छोड़ता हूँ एक तरह से। तो उसके बाद ये दूसरी घटना हुई है। तो इंडिया के स्टैंड को जो है इसने एंडोर्स किया है बांग्लादेश पे, और ये एंडोर्स किया है कि जो इस्लामिक टेररिज्म है उसको ख़त्म करना है जो है, इसी तरह। सर, आखिरकार तुलसी को भारत और नरेंद्र मोदी इतने क्यों पसंद है, इसके पीछे क्या रीज़न है? नरेंद्र मोदी का जादू, नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी, उनका हैंडलिंग, उनके पब्लिक रिलेशंस। आप देखिए 10 साल से इनको जानते हैं, वो जो है माँ बाप हिंदू धर्म को मानने लगे, वो भी मानने लगी। अमेरिका में कांग्रेस की मेंबर बनी, शपथ ली तो गीता पे हाथ रख के शपथ ली। वो गीता की पुस्तक नरेंद्र मोदी ने भिजवाई थी। फिर शादी हुई तो नरेंद्र मोदी ने उपहार भेजे, मैरिज गिफ्ट भेजी, राम माधव खुद गए गिफ्ट देने के लिए। तो ये सब बातें व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ती हैं। और फिर नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तो वो भी देखती हैं कि उनके बॉस के साथ कितने अच्छे संबंध हैं। ट्रंप के साथ होता है ना, बॉस के साथ संबंध होते हैं तो आसपास के लोग भी संबंध अच्छे रखते हैं। और वो देखती हैं कि मीनिंगफुल व्यक्ति हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, एंड इज़ नेचुरल अलाई टू ट्रंप। तो ये सब बातें ऐसी हैं जिनके कारण से एक रिश्ता, एक अंडरस्टैंडिंग, एक इक्वेशन, एक बॉन्डिंग है उन दोनों के बीच में। दैट्स वेलकम। सर, नरेंद्र मोदी के कई इंटरव्यूज़ हुए, पॉडकास्ट भी हुए, और उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। लेकिन इस पॉडकास्ट में ऐसा क्या था जो आज तक दुनिया को नहीं पता था? सुपर एक्सक्लूसिव इस पॉडकास्ट में क्या निकल कर आया? और कुछ बातें बहुत पर्सनल थी, एक्सक्लूसिव थी। जैसे उन्होंने कहा कि बचपन में मेरे पास जूते नहीं थे, मैं स्कूल नंगे पाँव जाता था, लेकिन मन में कभी भाव नहीं आता था कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। एक दिन स्कूल जा रहा था, रास्ते में मामा जी मिले, उन्होंने कहा तुम्हारे पास जूते नहीं हैं, तो उन्होंने कन्वेस के जूते लेके उनको दिए। 10-12 रुपये में जूते आते होंगे कन्वेस के उस ज़माने में। जूते लिए उन्होंने। अब क्या, कन्वेस जूतों में जो है ना दाग लग जाता है। तो नरेंद्र मोदी क्या करते थे, क्लास में जो क्लास ख़त्म होती थी रुक करके जो चाक से अपन बोर्ड पे लिखते हैं, चाक टूटे टुकड़े पड़े रहते हैं, उठा लेते थे, घर ले जाके पानी में डुबो के उसको साफ़ करते, जूते को चमकाते थे। तो बात उन्होंने कही। दूसरा उन्होंने कहा कि मेरे कपड़ों पे जो है वो इस्त्री करना, प्रेस करने का सिस्टम वहाँ पे नहीं था।
तो मैं एक तांबे के बर्तन में खूब तेज़ गर्म पानी करके उसको इस्त्री करता था, क्योंकि मुझे कपड़ों को ठीक से पहनने का शौक़ शुरू से, जो भी कपड़ा है उसको हम ठीक से पहने। ये 2 बातें कही। फिर उन्होंने उसमें ये भी कहा कि मैंने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया जीवन में, जो है मेरा 1+1 है। पहला 1 तो मैं हूँ, दूसरा 1 भगवान है, तो भगवान हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो इस तरह की बातें आध्यात्मिक और पर्सनल इमोशनल उन्होंने पहली बार की। महात्मा गांधी के लिए कहा कि महात्मा गांधी 20वीं सदी के नहीं, संसार के हर सदी के नेता हैं वो तो। और महात्मा गांधी जो है खुद गौ संरक्षा के समर्थक थे। और फिर उन्होंने गायत्री मंत्र की बात की और कुछ इस तरह की बातें की, जिससे लगा कि ये इंटरव्यू औरों से हटके थोड़ा सा एक्सक्लूसिव है और मोस्ट एक्सक्लूसिव है। इट मीन्स समथिंग एक्स्ट्रा दैन द अर्लियर एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस पॉडकास्ट में मध्य प्रदेश का गांव है शहडोल, उसको मिनी ब्राज़ील बताया। आखिर क्या है ऐसा इस गांव में? वो उन्होंने कहा कि भाई उत्साह की बात है, बच्चों में ग्रास रूट टैलेंट है, उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि मध्य प्रदेश के एक गांव में गया, आदिवासी इलाका था, देखा 60-70 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं वहाँ पे। तो पूछा बच्चे से क्या, उन्होंने कहा कि ये भारत का मिनी ब्राज़ील है। कैसे कि 70-80 नेशनल जो अवार्ड हैं, चैम्पियनशिप्स हैं फुटबॉल की, यहीं से आती हैं। तो नरेंद्र मोदी प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि देखो कोई सुविधाएं नहीं है गांव में, वो नहीं है, ग्रास रूट टैलेंट, इसे प्रमोट करना चाहिए। इन सब बातों के कारण से नरेंद्र मोदी आज स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं कंट्री में, आप देख रहे हैं। सर, इस इंटरव्यू के दौरान जीवन मृत्यु के दर्शन पर प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया, क्या कहा उन्होंने एग्जैक्टली? उन्होंने सिंपल बात कही कि मृत्यु निश्चित है, जो निश्चित है उससे क्या डरना, इसलिए जीवन को गले लगाओ, जिसे कहना चाहिए मस्त रहो, खुश रहो, संतुष्ट रहो। सर, भारतीय विचार दर्शन में जो महत्व और स्थान उपवास का है, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से देखते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी का उपवास तो देखो अब एक तरह से ग्लोबल सब्जेक्ट होता जा रहा है। जिन्होंने इंटरव्यू लिया अभी आकर के पॉडकास्ट से इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि मैंने उपवास रखा नरेंद्र मोदी की मनोदशा को समझने, उस मेंटल वेवलेंथ में आने के लिए जो है। तो नरेंद्र मोदी बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो कहते हैं भाई चतुर्मास जो होता है शुरू में जो है, आप जून से मान लीजिए सितंबर अक्टूबर तक जो है, उसमें क्या है कि भाई केवल एक वक्त व्यक्ति जो है ना खाना खाता है। फिर नवरात्रे आते हैं तो उसमें उनका भी 9 दिन तक मैं केवल गर्म पानी लेता हूँ जो है। फिर उसके बाद में एक मार्च अप्रैल में आता है ऐसा मौका 9-10 दिनों का जो है, तो उसमें कहना है कि मैं फलाहार पे रहता हूँ। एक जैसे मान लो पपीता पसंद है तो फिर मैं पपीता ही खाता हूँ। तो हेल्थ को फिट करने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, फिजिकल स्वास्थ्य के लिए नरेंद्र मोदी उपवास करते हैं। और जैसे योगा को उन्होंने प्रमोट कर दिया है, मुझे लगता है थोड़े दिनों बाद उपवास को भी नरेंद्र मोदी इंटरनेशनली प्रमोट कर देंगे। सर, इस इंटरव्यू में पत्रकारिता की शैली और श्रेणियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? वो शायद उन्होंने व्यंग में कहा, लंदन गए थे एक बार, गुजराती समाचार पत्र का उद्घाटन कोई कार्यक्रम था, तो ऐसे अपनेपन से पूछा कि पत्रकार भाइयों मुझे ये बताओ कि पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए। तो लोगों ने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा भी 2 प्रकार की होती है, एक मक्खी, एक मधुमक्खी। मक्खी बोले गंदगी पे बैठती है तो फिर गंदगी का ही आगे प्रसारण करती है, मतलब उसको कैरी करती है। मक्खी जो है, मधुमक्खी जो है दूसरी, वो क्या फूल पे बैठती है, उस पर तो मधु पैदा करती है वहाँ पे जो है। लेकिन मधुमक्खी को अगर आप परेशान करेंगे तो फिर वो डस लेती है कभी कभी, फिर 3 दिन तक आप चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहते, आपका चेहरा सूजा रहता है इस तरह से। तो कैसी पत्रकारिता आप करना चाहते हैं, आप लोग खुद डिसाइड करिए। तो एक संकेत इस तरह का उन्होंने दिया था, उस घटना का इंसिडेंटली उन्होंने इस बार जिक्र किया, दैट्स ऑल। तो मतलब ये था कहने का कि स्वस्थ पत्रकारिता करिए, वैल्यू बेस्ड पत्रकारिता करिए और शहद की मक्खी जैसी पत्रकारिता करिए, अच्छी पत्रकारिता करिए समाज में, देश में, जिससे कि सद्भावना का माहौल फैले, इस तरह की पत्रकारिता कीजिए। सर, अपनी जीवन यात्रा में गुजरात के छोटे से शहर वडनगर से काशी कैसे पहुंचे नरेंद्र मोदी? ये भाग्य है। वो तो खुद कहते हैं मैं एक छोटे से गांव में था, पढ़ता था, सोचा नहीं था गंगा मैया मुझे बुलाएगी एक दिन, मैं वहाँ से चुनाव जीतूँगा, प्रधानमंत्री बनूँगा। तो व्यक्ति की भाग्य रेखा है, उनके प्रयास हैं, उनकी सोच है, और आध्यात्मिक तो शुरू से ही थे वो। तो वडनगर से वहाँ पहुँचे तो आदमी पीछे मुड़ के देखता है डाउन द मेमोरी लेन, तो एक समझ तो आता नहीं कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा। इसी भाव से उन्होंने कहा है ये कि वडनगर से देखो मैं कैसे पहुँचा गंगा मैया की शरण में। सर, इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 140 करोड़ लोग मेरी ताकत है। दूसरा, जब मंगलवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया
महाकुंभ को लेकर वो बहुत भावुक नजर आए, तो उसको आप कैसे देखते हैं? 140 करोड़ का तो ठीक है, ये सभी जानते हैं 140 करोड़ लोगों की आवाज़ है नरेंद्र मोदी, ये फैक्ट है। उन्होंने इसका खुलासा और किया आगे, उन्होंने कहा कि मैं मोदी नहीं हूँ, 140 करोड़ हूँ। मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे लगता है 140 करोड़ लोग मेरे साथ चल रहे हैं। मैं किसी संधि एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करता हूँ तो लगता है कि 140 करोड़ लोगों की ताकत इस पर हस्ताक्षर कर रही है। व्हाट ए फिलॉसफी, व्हाट ए कमिटमेंट। और रही बात महाकुंभ की, तो बहुत अच्छा उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि महाकुंभ से जो है एकता का अमृत निकला है, सांस्कृतिक एकता जो है और सामूहिक चेतना जो है, एक राष्ट्र सर्वोत्तम राष्ट्र, विविधता में एकता, ये सारी बातें थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने कहा कि वी विटनेस्ड ए नेशनल अवेयरनेस, ए नेशनल मोमेंटम जो होता है वो हमने इसमें महसूस किया इसके अंदर। और यहाँ तक कहा कि जिस प्रकार की ऐतिहासिक घटनाएं हम मानते हैं, महात्मा गांधी की डांडी मार्च को, या मानते हैं सुभाष चंद्र बोस के दिल्ली चलो आंदोलन को, कुछ इसी तरह का एक बड़ा आंदोलन, बड़ी घटना जो है ना, ये महाकुंभ था। इनफैक्ट उनका कहना ये है कि महाकुंभ वाज ए टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। सो दिस इज ऑल गुड स्पीच इन पार्लियामेंट। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने इस इंटरव्यू में आइडिया ऑफ इंडिया को किस तरीके से परिभाषित किया है? उनकी सोच को अगर हम सम अप करें एक सिंगल सेंटेंस में, तो उनका आइडिया एक ही है, विकसित भारत 2047 इज़ द आइडिया ऑफ न्यू इंडिया ऑफ नरेंद्र मोदी, जिसे कहते हैं विजन ऑफ न्यू इंडिया। विकसित भारत 2047, विकसित राष्ट्र जिसे कहते हैं। अब बहुत जल्द संसार की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना, वो फिर उसके ऑफ शूट्स हैं सारे। इन बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक एजेंडा, बेसिक मैंडेट है विकसित भारत 2047, और यही नरेंद्र मोदी का आइडिया ऑफ इंडिया है। सर, नरेंद्र मोदी ने इस पॉडकास्ट में कहा कि संघ को समझना आसान नहीं है, संघ की कार्यशैली को, उसके काम को, प्रणाली को समझना ज़रूरी है बारीकी से। इस पॉडकास्ट में उन्होंने संघ पर बहुत फोकस किया। सर, आपको मायने क्या लगते हैं इसके? देखिए, संघ और नरेंद्र मोदी के रिश्तों में यह इंटरव्यू एक मील का पत्थर है। नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से, जिस आत्मीयता से अपने पेरेंट इंस्टीट्यूशन, अपनी मातृ संस्था आरएसएस को प्रणाम किया, अपना पूरा कमिटमेंट, श्रद्धा सुमन जिसे कहते हैं, अपना समर्पण भाव प्रदर्शित किया, उससे निश्चित तौर पर संघ परिवार आज गदगद हुआ होगा, जिसे माने। नरेंद्र मोदी ने कहा, पूरी तरह भाव विभोर होकर, भावुकता के साथ संघ के प्रति अपने एसोसिएशन को याद करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इस संघ का स्वयं सेवक हूँ, संघ का कार्यकर्ता हूँ। उनका करोड़ों लोग संघ से जुड़े हैं। संसार में संघ से बड़ा कोई भी सांसारिक संगठन, सामाजिक संगठन इस संसार में नहीं है। और मेरे मन में जो राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा है, जो संस्कार हैं, वो मैंने संघ से ही लिए हैं, संघ से ही सीखे हैं। वेदों में जो लिखा है संघ वही करता है। संघ बिना सरकारी मदद के जो है जनता की सेवा करता है, समाज सेवा करता है। संघ ने आदिवासी क्षेत्रों में 70,000 से ज़्यादा स्कूल खोल रखे हैं। और ये सब बातें नरेंद्र मोदी ने कहीं, तो ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी के मन में संघ के प्रति जो समर्पण भाव था, सम्मान का भाव था, श्रद्धा का भाव था, सारे राष्ट्र ने उसको देखा। और संघ और भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने उसे, जिसे कहना चाहिए, वो देखा। और सबको एक बहुत अच्छा लगा, एक अच्छा सेंटिमेंट लोगों को लगा। और जब संघ और मोदी के रिश्तों की बात करते हैं, तो देखो, सच तो ये है कि नरेंद्र मोदी ने ही संघ परिवार के जो अधूरे सपने थे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने उनको पूरा किया। अब देखिए, राम मंदिर आपके सामने हैं, 370 आपके सामने हैं, और समान नागरिक संहिता वो आपके सामने है, 3 तलाक आपके सामने हैं। ख़ास तौर पे 370 और राम मंदिर, पहले भी भाजपा सरकार थी केंद्र में, नहीं हुआ। अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह की स्ट्रैटेजी, कमिटमेंट, संघ के साथ उनकी वैचारिक एकता, उनका सहयोग, इन सब के साथ मिलकर लक्ष्य पाए। और आज देखिए, 21 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों की सरकार है। आज 21 राज्यों में जो भगवा फहरा रहा है, उसमें निश्चित तौर पे संघ गदगद है। और इस लक्ष्य के पीछे, इस उपलब्धि के पीछे कौन लोग हैं? वही नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा, यही लोग हैं, भाजपा है, दैट वे जो है। तो इन दोनों का जो संगम है वो तो अद्भुत है। और ये संगम जितना अच्छा हो, राष्ट्र के हित में वही है, और संस्था उससे जो है वो मजबूत होती है, दैट वे जो हम कहते हैं। तो कुल मिला के ये सारे संघ की जो है ये स्थिति है। और उन्होंने जो फोकस किया वो एक क्वालिटेटिव विचारों की अभिव्यक्ति थी, जिसको लोगों ने पसंद किया। सर, मैंने सुना है कि 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर स्थित RSS मुख्यालय जा रहे हैं। आखिर क्या है इसके संकेत? हाँ, मैंने भी सुना है कि प्रधानमंत्री के रूप में उनकी ये पहली नागपुर यात्रा होगी। अब 30 मार्च का दिन जो है हिंदू नव वर्ष का दिन होता है,
और एक गुजराती त्यौहार होता है गुड़ी पड़वा जो है, वो त्यौहार होता है, उसका भी शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो जा रहे हैं वहाँ पे। वहाँ के नागपुर के कार्यकर्ताओं में, देश के कार्यकर्ताओं में, महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है नरेंद्र मोदी की नागपुर यात्रा को लेकर के। कुछ बड़े काम करेंगे। एक माधव वहाँ पे नेत्रालय है, वर्ल्ड क्लास बनाया है आरएसएस ने, उसे जो है उसका उद्घाटन करेंगे। शायद मोहन भागवत भी मंच को साझा करेंगे नरेंद्र मोदी के साथ जो है। फिर हेडगेवार जो वहाँ के संस्थापक थे आरएसएस के, उनके मंदिर जाएंगे, वहाँ स्मृति मंदिर, वहाँ जाके श्रद्धांजलि देंगे। ये पहला मौका होगा जब अखिल भारतीय स्तर का कोई अधिकारी वहाँ मौजूद होगा। सुरेश सोनी जो अदरवाइज़ भी उसके चेयरमैन हैं इस समिति के, वहाँ होंगे। नॉर्मली क्या होता है, जब कोई प्रधानमंत्री या वहाँ जाते हैं तो नॉर्मली कोई अखिल भारतीय स्तर का अधिकारी नहीं जाता था। इस बार वहाँ पे होंगे तो अच्छी बात है वहाँ पे जो है। इसके बाद में वहाँ पर जो है एक बौद्ध, एक वहाँ पे तीसरे जो कार्यक्रम है उनका, वो अम्बेडकर दीक्षा पीठ करके है एक जगह, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ संविधान और सामाजिक व्यवस्था के बारे में भाषण हो सकता है उनके। तो कुल मिला के क्या है कि नागपुर की उनकी बहुत बहुप्रतीक्षित यात्रा है जो होने जा रही है। इसी लोगों में उत्सुकता और उत्साह है इस यात्रा को लेकर के। सर, 23 साल बाद भी गोधरा कांड की पीड़ा आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में है, ऐसा क्यों? स्वाभाविक है, उनके मन में कभी कभी ख्याल उठता है, पीछे मुड़ के देखते हैं कि ये फॉल्स नैरेटिव वाज क्रिएटेड टू टार्निश एंड हिट हिज इमेज ऑन गोधरा। तो पीड़ा आती है। सभी न्यायालयों में मुकदमे लड़े गए, सभी न्यायालयों ने उन्हें निर्दोष घोषित किया, और जो दोषी लोग थे न्यायालय ने उन्हें दंडित किया। तो ईश्वर ने न्याय किया। लेकिन मन में कभी कभी तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीड़ा आती है ना कि ये सब क्यों हुआ, किन लोगों ने किया, हम तो निर्दोष थे उसमें। तो कुल मिलाकर उनको आज भी ऐसा लगता है कि दैट वाज ए फ्रेम्ड नैरेटिव टू डिफेम नरेंद्र मोदी इमेज। तो दैट चैप्टर इज़ ओवर नाउ। अब आगे बढ़ना है, आगे बढ़िए जो है। सर, सुना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओवरऑल लीडरशिप में प्रसार भारती दूरदर्शन का कायाकल्प करने जा रहा है। नवनीत सहगल का प्लान क्या है? देखिए, एक अच्छा प्रयास है। कुछ महीने पहले अभी प्रधानमंत्री ने विशेष रुचि लेकर के और अपने मीडिया के साथ कोऑर्डिनेट करके जो है नवनीत सहगल को प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया है। तब से जो नरेंद्र मोदी का एजेंडा है प्रसार भारती का, वो लागू होने लगा है। पीएमओ का एक्टिव पार्टिसिपेशन है उसमें जो है। तो उनका जो बेसिक एक जो रोल दिखता है वो एक तो ये है कि जो 5 करोड़ DTH की जो सुविधा है, 5 करोड़ परिवारों में DTH जो है जा रहा है, इसको बढ़ा के 10 करोड़ परिवारों तक करना है, रीच बढ़ानी है जो है। दूसरा फिर उनका ये कि OTT वेव्स करके एक नया प्लेटफार्म लॉन्च किया है, उसको आगे बढ़ाना है। 50 लाख लोग शायद उसमें जुड़ गए हैं। तीसरा है कि DD न्यूज़, जो एक लोग कहते थे अमृतप्राय संस्था है, कोई इसको देखता नहीं खबर को, न्यूज़ बुलेटिन जो है, उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। और पहला कदम उन्होंने उठाया है कि वन ऑफ द टॉप एंकर्स जो हैं सुधीर चौधरी, अभी आज तक में जो है, उनसे कांटेक्ट किया उन्होंने। तो उनकी पूरी टीम जो है अप्रैल में ज्वाइन करने जा रही है प्रसार भारती को। तो ऐसा लगता है कि सुधीर चौधरी का वहाँ आना पहला बड़ा कदम है। अब इसके बाद जो ओवरऑल रोड मैप नरेंद्र मोदी ने दिया होगा इनको सबको, उसे वो लोग जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय मंत्री नवनीत सहगल, पीएमओ की मीडिया टीम, ये सब लोग मिलकर कलेक्टिव लीडरशिप से उसको लागू करेंगे। पर एक बात तय है कि आने वाले दिनों में इसका, जिसे कहना चाहिए प्रसार भारती को या दूरदर्शन का जो है कायाकल्प होना तय है। इसके जो हैं वो नवनीत सहगल, उनकी भूमिका रहेगी। डेफिनेटली सर, और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के पॉडकास्ट से हमने शुरुआत की थी, तो पावर, डेमोक्रेसी, वॉर एंड पीस, एक तरीके से लार्जर देन लाइफ जो अप्रोच कही जाती है, प्रधानमंत्री मोदी ने उसको रिफ्लेक्ट किया है। कहा जाता है कि राजनेता बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे राजनेता भी होते हैं जो सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि ग्लोबली भी अपनी छाप को छोड़ते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री के लिए हमने द ग्लोबल स्टेटमेंट्स नाम दिया है। और ये कहीं ना कहीं चरितार्थ करता है प्रधानमंत्री मोदी के उस वैश्विक नेतृत्व को जहां पर वसुदैव कुटुंबकम का भाव प्रधानमंत्री मोदी रखते हैं। बट थैंक यू सो मच उनकी पूरी स्पीच को और उनके इस पूरे पॉडकास्ट को द जेसी शो में सर आपने डिकोड किया। थैंक यू सो मच। और साथ ही तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ द जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इसी के साथ। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।